जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो पहला है, उत्तराधिकारी उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो ये साथ दिया था बहादुर शाह का। बहादुर शाह का पूर्व नाम था, क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो शाह बेखबर। किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो शाह बेखबर। फिर नेक्स्ट है कि जहादर शाह अपने शासन में किस वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? तो लाल कुमारी। फिर नेक्स्ट है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को किसके निर्माता के रूप में जाना जाता था? तो ये शासक निर्माता। ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि निर्माता कौन होगा, और यहाँ बात किसकी हो रही है? तो सैयद बंधु मुगल कालीन इतिहास में तो जरूर ये शासक होंगे। तो जब शासक हैं तो किसका निर्माण करेंगे? तो शासक निर्माता का। फिर है, जहादर शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है कि फर्रुखशियर को मुगल वंश का क्या कहा जाता था? तो फर्रुखशियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कब सैयद बंधु की हत्या करवा दी थी? तो 9 अक्टूबर 1720 को। कब? 9 अक्टूबर 1720 को। और फिर नेक्स्ट है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनक्लिस खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? निजाम उल मुल्क की। और 17 इसी से ये रिलेटेड पॉइंट है कि 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने ही मोहम्मद शाह से। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तुरानियों ने की थी। अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने की थी। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने क्या किसकी रचना की थी? तो ये अनेक ख्यालों की रचना की थी। फिर नेक्स्ट है कि ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ये किया 1739 में। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी स्टेट इस पीसीएस एग्ज़ाम है हिस्ट्री से रिलेटेड में ये नादिर शाह का जिक्र तो मैक्सिमम हुआ है अगर प्रीवियस ईयर देखें तो। फिर ये आक्रमण के समय ये पूछ रहा है कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर, किसने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा? तो ये नादिर शाह था। मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें पहले 14 नंबर है, मतलब इसमें मुगल स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक की बात हो रही है। इसमें 14 नंबर का है। क्वेश्चन से नंबरिंग देखें तो अवध, अवध का कौन है? सादत खां। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि इसमें भी अ आ रहा है और इसमें भी अ आ रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि सादत खां। ठीक है। फिर है 15 का नेक्स्ट है 15 नंबर कि हैदराबाद में कौन थे संस्थापक? तो हैदराबाद राज्य हो गया, संस्थापक कौन थे? तो देखिए, हम लोगों ने बहुत बार ये सुना है कि हैदराबाद किस किस मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं रियासत वगैरह तो निज़ाम की बात आती है, तो यहाँ से हम रिलेट करेंगे कि हैदराबाद का संबंध निज़ाम से था, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे कि हैदराबाद चिनक्लिस खां, निज़ाम उल मुल्क, आसफ जाट। फिर नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड, तो रुहेलखंड का है वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड का वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। बंगाल का कौन होगा? तो बंगाल मुर्शिद कुली खां। यहाँ से हम देखेंगे बंगाल, बंगाल आ रहा है और लॉ इसमें भी आ रहा है कुली खां, तो लॉ इसमें भी आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिलेट करके चलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक का है शादुल्ला खां। फिर नेक्स्ट है भरतपुर, भरतपुर का है चूरामन एवं बदन सिंह। भरतपुर का है चूरामन एवं बदन सिंह। फिर है सादत खां का असली नाम क्या था? तो सादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद आमीन।
फिर नोट में दिया है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। यही सआदत खां को किसकी उपाधि मिली है? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो और या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर कि तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद शाह। फिर नेक्स्ट है कि शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस पे ध्यान देंगे कि किसने आक्रमण किया? तो अंग्रेज़ों ने किया। और कहाँ किया? तो दिल्ली पर। फिर नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। फिर नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था अब अहमद खां। क्या था वास्तविक नाम? अहमद खां। फिर नेक्स्ट है अहमद खां मतलब भारत पर आक्रमण कितनी बार करेगा? तो ये हम ध्यान रखेंगे 8 बार करेगा। कितनी बार करेगा? 8 बार। फिर नेक्स्ट है 26। सॉरी गाइज, मतलब मैं नंबरिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सुनिएगा और क्वेश्चन मतलब मिलाइएगा, क्योंकि नंबरिंग नहीं हो पा रही है। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगी। फिर नेक्स्ट है कि 26 नंबर कि गुलाम कादिर खान ने 1806 में किसकी हत्या करवा दी थी? तो शाह आलम द्वितीय की। फिर नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और कहाँ भेज दिया गया? रंगून। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। फिर अंतिम मुगल सम्राट यही थे, बहादुर शाह द्वितीय। इनको जो जफर है ये एक उपाधि के रूप में थी, जफर। फिर नेक्स्ट है 29 नंबर की लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे। फिर नेक्स्ट है कि हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो लाल किला में स्थित है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर किस बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो कालीकट की। फिर है नेक्स्ट है 33 नंबर की इस यात्रा में वास्को डी गामा को किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहयोग किया था? तो अब्दुल मनीत को। फिर 1509 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगालियों का वायसराय बनाया गया था। किसको? अल्फांसो द अल्बू। फिर नेक्स्ट है 35 नंबर की 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसीसी द अल्मेडा। फिर नेक्स्ट है इसने 1500 किसकी बात हो रही है? इसी की बात हो रही है, फ्रांसिस द अल्मेडा की बात हो रही है। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। फिर नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो देखिए इसका कोचीन होगा, इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि गाली, चीन को हम गाली देते हैं ना, तो पुर्तगाली में आएगा गाली। तो गाली हमारे देखिए कोविड टाइम में सब लोग, पूरा देश कितना पूरा विश्व परेशान था और सबके मुँह से किसके लिए गाली निकलती थी? तो ये चीन के लिए निकलती थी। तो यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। फिर नेक्स्ट है कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था? तो पुर्तगालियों के भारत में डच आए थे। इसका भी ट्रिक है, आपको आगे मतलब मिलेगा। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? तो वो थी सन थॉमे। फिर नेक्स्ट है पहला डच यात्री जिसने भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा, कार्नेलियन हाउटमैन। फिर नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक सहित पता चल जाएगा कि कौन सी फैक्ट्री या फिर कहाँ खोली गई थी। देखिए नेक्स्ट है कि पुर्तगाली मैंने अभी रिलेट किया कि गाली हम किसको देते हैं? गाली हम किसको देंगे? चीन को देंगे। फिर नेक्स्ट बात कर रहा है डच की, तो डच और अंग्रेज ने फैक्ट्री कहाँ के ली थी? मसूलीपट्टनम में। तो देखिए इसका जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पे देखिए मसल देंगे, क्या दिया? मसल दिए डंक, मसूलीपट्टनम। तो जो डंक है, डंक से हम रिलेट करेंगे डच और ईस्ट मतलब डंक ईडी है, यहाँ ईडी दिया है, तो
ईडी अंग्रेज़ों के लिए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ऐसे रिलेट करेंगे, अंग्रेज हो जाएगा। डी से डच हो जाएगा, और इनके हम डंक डंक मतलब इनके मसल देंगे, मसलने से हो जाता है मसूलीपट्टनम। तो गाली से कोचीन को रिलेट करेंगे, डच और अंग्रेज से मसूलीपट्टनम याद हो जाएगा। फिर बात हो रही है डेनिस, डेनिस की हमको ऐसे ही याद करना है, तो वो त्रावणकोर है। फिर फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कहाँ, तो देखिए जो हम कपड़ा मतलब लेते हैं, कपड़ा बच्चों का छोटा छोटा फ्रॉक वगैरह लेते हैं, तो कपड़ा हम कहाँ से लेते हैं, ज़्यादा कपड़ा कहाँ का फेमस होता है, तो कपड़ा अधिक फेमस होता है सूरत का। कहाँ का फेमस होता है, सूरत का। तो इससे हम ध्यान देंगे कि फ्रांसीसी की जब बात आएगी तो ये सूरत का हो जाएगा। और इसको हम ये इस पे फोकस करेंगे कि कब किस ईस्वी में, तो 1503 में पुर्तगालियों ने बैठाई थी, और डच ने 1605 में, अंग्रेजी ने 1611, डेनिस में 1620, फ्रांसीसी ने 1668। इसका यही ट्रिक है, PDEDF। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, ऐसे। फिर देखेंगे नेक्स्ट है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब मतलब इनका आगमन हुआ था, तो 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, एकदम क्रम से लगा हुआ है। तो अक्सर स्टेट पीसेस के एग्ज़ाम में अगर हम देखेंगे ना, तो ये कथन में आते हैं, बोल देगा कि इसको मतलब एक जैसे नहीं है, मतलब ये 1498 1600, ऐसे इसको लाइन से लगाइए कि पहले के कौन आया था, फिर बाद में कौन आया था, ऐसे लाइन से लगाइए। फिर नेक्स्ट है, देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1498 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1602 ईस्वी में आई थी। फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1616 में आई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1664 में आई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1631 में आई थी। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो ये रेड ड्रैगन था। फिर नेक्स्ट है, डचों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो ये लगी थी पुलिकट में। कहाँ लगी थी ये डचों की दूसरी फैक्ट्री, डचों की पुलिकट में। फिर किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, डचों ने रखे थे। डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में किस युद्ध में हुआ था, तो वैदरा युद्ध में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का निचोड़ है, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। फिर नेक्स्ट है कि वेदरा युद्ध 1759 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुआ था। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले आने वाले, ठीक है, तो पुर्तगाली, अभी मैंने पीडीएफ याद करवाया था आगे, PDEF। तो पीडीएफ से हम पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांस ऐसे याद किए थे, फ्रांसीसी। ऐसे देखेंगे कि पुर्तगाली, तो पुर्तगाली जैसे अब पीडीएफ है तो उसके नीचे ही हम लिखेंगे। जब भी एग्ज़ाम में आ जाए इसको, अगर एक कथन निष्कर्ष कथन में आता है ये सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहले कौन आया दूसरा कौन, इसको क्रम से लगाइए। इसमें हम पहले पीडीएफ लिखेंगे, उसके नीचे बाहवीडू, ये ट्रिक है, बाहवीडू। अब यहाँ से हम देखेंगे किसकी बात हो रही है, तो पीडीएफ से हो जाएगा पुर्तगाली, और पुर्तगाली में पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा। ठीक है, फिर डी से हो गया डच, डच का ह से हड़स्तवान। फिर है बीडू, तो बी से ई से हो गया ईस्ट, अंग्रेज। ठीक, अंग्रेज में विलियम हॉकिंस, बी से विलियम हॉकिंस। एफ से हो गया फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी का ड से हो जाएगा डुप्ले। ठीक है, तो ऐसे हमको ट्रिक से थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ऑप्शन देख के हम उसको तुरंत को मतलब रिलेट करके ट्रिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, माफ़ करिएगा ये पीडीएफ थोड़ा सा सही नहीं है, क्लियर नहीं है, बट इसको हम पढ़ रहे हैं तो आप मिला सकते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया, तो 31 दिसंबर 1600 में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, तो 217 थे। पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ था। फिर नेक्स्ट है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस। अभी मैंने बताया प्रथम अंग्रेज की बात हुई थी, तो नहीं, प्रथम अंग्रेज नहीं, मुगल बात की हो रही, आई एम सॉरी, ये मुगल दरबार की बात हो रही है, तो कैप्टन हॉकिंस।
फिर नेक्स्ट है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। इसी की बात हो रही है, कैप्टन हॉकिंस की। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड्स के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो ये जहांगीर ने दी थी। फिर पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो ये मसूलीपट्टनम। इसको मैंने अभी ट्रिक से याद करवाया था। अंग्रेज से ई आया था और उसके डंक और डच थे, इनको मसल देंगे तो मसूलीपट्टनम। आपको तुरंत याद आ जाएगा, एक बार आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, फिर अगर आप 2x पे भी देखेंगे इसको करके, तो आपको थोड़ा सा मतलब जो भी ट्रिक है, जब आप ऑप्शन देखेंगे एग्ज़ाम में तो ट्रिक द्वारा आपको सब याद होते जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में। फिर पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। फिर नेक्स्ट है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? कौन थे वो? सर टॉमस रो। कौन थे? सर टॉमस रो। फिर 71 है कि उसने जहांगीर, किसकी बात हो रही है? उसने सर टॉमस रो की, कि उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। फिर नेक्स्ट है कि 1632 ईस्वी में, डेट हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखने हैं क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए डेट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। किसकी बात हो रही है? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, कहाँ के सुल्तान थे? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर किस राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं? किस राज्य की बात हो रही थी? तो गोलकुंडा राज्य। किसकी? गोलकुंडा राज्य। फिर नेक्स्ट है 73, 1639 ईस्वी में किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था? तो अंग्रेज फ्रांसिस डे। फिर नेक्स्ट है कि मद्रास की बात हो रही है कि वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण हुआ। कहाँ पे? किसकी बात हो रही है? यहाँ पे मद्रास की बात हो रही है। कोठी का निर्माण हुआ, इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। फिर नेक्स्ट है 75 नंबर की, कब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का ऑफ ब्रेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, राजकुमारी कौन थी? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, और राजकुमार कौन थे? चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। कब हुआ? तो ये बात हो रही है 1661 ईस्वी में, ये डेट पूछा है तो 1661 ईस्वी में। और इसी विवाह के दौरान जो पुर्तगाली थे उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। मतलब पहले का कितना बढ़िया था, एक पूरा बम्बई ही दहेज में दे दिया। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। कब किया था? तो 1661 में। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दिया था? तो कितने पौंड पर? तो ये 10 पौंड पे। फिर कब अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को अपनाया? 1687 ईस्वी में किया था। नोट है, बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये तो देखिए क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट ही है, बात हो रही है बम्बई की, किसने स्थापना की थी? तो गोराल डोंगियर ने की थी। कब की थी? तो 1669 से 1677 ईस्वी में। और ये जो बम्बई के गवर्नर थे और सूरत का प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों के व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते हैं? निशान कहते थे। फिर नेक्स्ट है कि 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर, देखिए मैंने रेड पेन से लिखा है तीनों को, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपए भुगतान पर प्राप्त कर दिया था? तो 1200 रुपये का। फिर नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से कब छीन लिया था? तो 17
61 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि किसके द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोस मार्टिन ने वाल्कोडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में किस नाम से जाना जाता था? तो पांडिचेरी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। किस युद्ध से प्रभावित था ये? तो ऑस्ट्रिया के युद्ध से प्रभावित था। किस युद्ध से? ऑस्ट्रिया के युद्ध से। फिर नेक्स्ट है 86 नंबर कि 1748 ईस्वी में किस संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तो एला सापेल की संधि थी। एला सापेल की संधि थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। किस युद्ध में हुई थी? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी। फिर उसे वापस बुला लिया गया था और उसकी जगह पर किसे भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया? तो गोडेहू को बनाया गया था। और पांडिचेरी की संधि हुई थी जनवरी 1755 ईस्वी में के साथ युद्ध विराम हुआ। उस टाइम मतलब कौन सा कर्नाटक युद्ध चल रहा था? तो मैंने अभी बताया द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का डेट क्या था? 1749 से 1754। तो किसके ये बात कर रहा है कि संधि मतलब पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ, तो कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763 में हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। फिर इसी में हुआ था 1756 में ही शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। किसी कौन सा युद्ध? कर्नाटक का तीसरा युद्ध। फिर 93 नेक्स्ट है, पेरिस की संधि होने से युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध किसकी संधि से समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ कब था? तो ध्यान रखिए 1756 से लेकर 1763 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया? तो ये है आयरकुट। फिर नेक्स्ट है 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने किसको छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे? तो ये चंद्रनगर। मतलब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये देखना है कि किसको छोड़कर, अंग्रेजों ने किसको छोड़कर, मतलब सारे प्रदेश को तो लौटा दिए लेकिन एक प्रदेश को उसने रख लिया। तो देखिए सब कुछ लोग दे भी देंगे ना, यहाँ हम थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे, लेकिन जो चंद्रमा होता है ना उसको सब लोग चाहते हैं हम अपने पास रखें। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे, जो अंग्रेज थे तो लालची तो थे ही वो, तो ऐसे हम रिलेट करेंगे कि अंग्रेज सारा प्रदेश दे दिए लेकिन जो चंद्रमा वाला प्रदेश था, बस ये ट्रिक है, इसको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो चंद्रमा वाला प्रदेश था ना उसको वो लालच करते, क्योंकि चंद्रमा तो कोई नहीं, चांद से तो सबको वो है, चांद मेरे पास रहे, तो ऐसे हम रिलेट करेंगे चंद्रनगढ़ जो था उनको वो नहीं लौटा रहे थे। ठीक है, 1749 तक वो अपने पास रखे थे। फिर नेक्स्ट है कि चंद्रनगर प्रदेश भारत की आज़ादी फ्रांसीसी के कब्जे में रहा। तो ये बात सही है, तो यही ऊपर है उसी की व्याख्या दी गई है, व्याख्या नहीं वन लाइनर है। फिर 97 देखिए ये आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट तो पूछता है वो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो और अगर स्टेट पीसीएस है तो उसमें कथन में करके आता है, तो डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 67 से 69 के बीच हुआ था। तो मतलब ऐसे 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो 1780 से 84। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इधर हम इसको रिलेट करेंगे, बात हो रही है द्वितीय की, जैसे जो हमारा द्वितीय है दो की बात हो रही है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 80 और 84 की हो रही है। तो इसमें हम मतलब जैसे जो ये अगर इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, फिर तृतीय की बात हो रही है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए
देखिए हम इसको बता रहे हैं, ये दूसरा हमको ट्रिक याद नहीं आ रहा था इसका, थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, आई एम सॉरी, बट इसको ऐसे याद करेंगे, जो द्वितीय आंग्ल मैशूर युद्ध है, दो की बात हो रही है तो दो का टेबल याद करेंगे, जैसे होता है, जैसे दो दो का है तो दो, दो की दो, दो दूनी चार, ऐसे हिंदी में। तो फिर हम ऐसे रिलेट करेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैशूर कब हुआ था, तो 280 से लेके 84। फर्स्ट डेट तो याद हो जाता है, लेकिन जो लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए दो के दो, दो दूनी चार, और ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे तो 1780 से 84। और कौन था, वॉरेन होस्टिंग। फिर बात हो रही है यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैशूर युद्ध की, तीन का, तो तीन से इसको रिलेट करेंगे कि तीन के तीन, तीन दिन छः, तीन त्रिक नौ, तो तीन का बात हो रहा है तो तीसरे पहाड़े में नहीं आएगा वो, तो 90 से लेके 92 का हो जाएगा, ये कार्नवालिस हो जाएगा। बस ये एक याद करने को इसको रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा इसको माइंड मत करिएगा आप लोग। फिर ये है 100 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ आंग्ल मैशूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था, और किसके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। क्वेश्चन तो अभी बहुत है, बट इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी वैसे ही 26 मिनट का हो गया है, बट इसको आप 2x पे करके देख सकते हैं तो कम ही टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये निचोड़ है जितने भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। लूसेंट क्या है ये, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। जो लूसेंट है ना, वो आपको हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं, और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है वो लूसेंट की है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, इसको 2x पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। थैंक यू सो मच, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स या PDF ये चाहिए नोट, तो कमेंट बॉक्स में करें, आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।